गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का ये लास्ट पार्ट है और ये मेरी वीडियोस में थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप वो जाकर एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। क्योंकि जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो वहां पे हमें क्रोमोसोम्स की बात नहीं करनी थी, हमने क्रोमोसोम्स की बात नहीं की थी, बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स का इंटरफेरेंस आता है, इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबको पता है कि क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन 46 क्रोमोसोम्स में से ओनली 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। सेक्सुअल क्रोमोसोम्स का मतलब है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली 2 क्रोमोसोम्स। बाकी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 में से 2 माइनस करके अगर 44, तो 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाकी के कैरेक्टर्स के लिए। बाकी के कैरेक्टर्स का मतलब है ये जो 2 क्रोमोसोम्स होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी गर्ल है या बॉय है। पर बाकी के जो क्रोमोसोम्स होंगे 44 क्रोमोसोम्स, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, यानी हमारे हेयर का कलर, आईज का कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो हमारे फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं, ये सारे जो है इन 44 ऑटोसोम्स से, क्रोमोसोम्स 44 क्रोमोसोम्स यानी ऑटोसोम्स से डिफाइन होते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि 2 क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी। अब मेल्स में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से होते हैं? मेल्स में जो 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं एक्स वाई। एक्स जो है लार्जर होता है, वाई इज स्मॉलर देन द एक्स। और यहाँ पे फीमेल क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं, यानी ये पेयर जो होता है ये सेम होता है। अगर यही बात हम पेयर के टर्म्स में बोलेंगे तो 2 की जगह 1 पेयर बोल देंगे, 44 की जगह 22 पेयर्स बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 पेयर बोल देंगे, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऐसे बोल देंगे, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम बोले यानी सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब यहाँ पे क्या है, अब इससे गैमीट्स बनते हैं, यानी यहाँ पे भी 2 गैमीट्स बनेंगे। एक गैमीट के पास एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, एक गैमीट के पास वाई क्रोमोसोम्स होंगे। फीमेल में भी अगेन सेम होगा, मगर जो दोनों गैमीट्स होंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो एक्स टाइप ही होगा, इसलिए एक ही रिप्रेजेंट करते हैं इसमें हम, ठीक है। अब ये फीमेल अगर आप पहले लिखेंगे तो हो सकता है किसी बुक में आपको फीमेल पहले लिखा हुआ मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये वाला सेक्स क्रोमोसोम यानी फीमेल से अगर एग आता है तो वाई यहाँ से मेल से जाएगा और ये मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या पता चला, एक्स वाई का मतलब है जो बेबी होगा यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, इट विल बी अ बॉय। पर अगर यही एग सेल कंबाइन करता है, यानी यही एग सेल फ्यूज करता है विद अ स्पर्म सेल containing X chromosome, then the offspring will be a girl. I hope इतना क्लियर है। एग सेल कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों ही गैमीट्स में एक्स होंगे क्रोमोसोम, इसलिए हमने सिर्फ एक्स को ही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से एक्स सेल आएगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ से स्पर्म सेल जो होगा उसमें वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। अगर वाई क्रोमोसोम जाता है स्पर्म सेल में तो वो बॉय होगा, द बेबी विल बी अ बॉय, और अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है तो द बेबी विल बी अ गर्ल। इसीलिए बोलते हैं दैट मेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। तो ये मैंने आपको सेक्स ऑफ द बेबी डिटेल में नहीं, थोड़ा ब्रीफ में बता दिया है, बिकॉज ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इस क्लास में आपको डिटेल में नहीं करना है, बेस होना चाहिए, तो ये बता दिया है। अब इसके बाद जो हम देख लेते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स। इसलिए हमने ले लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, जो हमने 8th और 9th में पढ़ा था उसका रिकैप करा दिया मैंने। अब हम आ जाते हैं मेन हमारे 10th के कंटेंट पे। इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जाम में आता है एक्सप्लेन करने के लिए, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का पेपर होगा, अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है टेस्टिस, दूसरा होता है वास डिफरेंस। अब टेस्टिस क्या है, टेस्टिस इज एन ऑर्गन इन व्हिच स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स आ जाते हैं, सबसे पहला है टेस्टिस, दूसरा है वास डिफरेंस। टेस्टिस क्या होता है, इट इज एन ऑर्गन
इन विच स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स क्या है? मेल जर्म सेल्स में, जिनमें जो मेल जर्म सेल्स कैरी करते हैं टू द फीमेल जर्म सेल्स फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, जिसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। अब ये स्पर्म्स को डिलीवर करना है, यानी जहां पे स्पर्म्स बन रहे हैं अब वहां से उनको डिलीवर करना है। तो जो डिलीवर करने का काम होता है वो होता है वास डिफरेंस का। तो वास डिफरेंस एक तरह से पैसेज का काम करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फ्रॉम टेस्टिस टू द टारगेट ऑर्गन, ये स्पर्म्स को ले जाता है। अब इसके रास्ते में फिर क्या आता है? ये यूनाइट करता है यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर से जो आ रहा होता है यूरेथ्रा, वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है? यूनाइट हो जाता है वास डिफरेंस के साथ। अब वास डिफरेंस और यूरेथ्रा दोनों मिल गए, यानी दोनों की जो सिक्रेशंस होंगे, यानी दोनों के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। तो इसीलिए फिर नोट में हम क्या लिखते हैं कि यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड फॉर यूरिन। ये आपको पता होना चाहिए, अगर कॉमन पैसेज एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेम द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, सो इट इज यूरेथ्रा। तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने सेम चीजें लिखी हुई है, आप पहले पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। ये वाला पॉज कर ले। ओके, पॉज कर लिया होगा। तो टेस्टिस में हमने देख लिया कि क्या होता है? स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर वास डिफरेंस क्या करता है? वो डिलीवर करता है। किस चीज के थ्रू डिलीवर होता है? वास डिफरेंस के थ्रू डिलीवर होता है। किस चीज के साथ यूनाइट होता है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूनाइट होता है। तो कॉमन पैसेज फिर क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज। किस किस चीज के लिए? स्पर्म्स के लिए और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने अलग से लिखा है। क्या है? अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस glands like prostate gland and seminal vesicles add their secretions, यानी जब इसके थ्रू वास डिफरेंस के थ्रू जा रहा होता है स्पर्म सेल, तो क्या होता है? इसके बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और वेसेमिनल वेसिकल्स हैं, ये दोनों ग्लैंड्स हैं। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपने सिक्रीशंस उसमें ऐड करते हैं। अब इन दोनों सिक्रीशंस का फंक्शन क्या होता है? इन दोनों सिक्रीशंस का फंक्शन होता है टू मेक द मूवमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स इजी। सबसे पहले उसके स्पर्म सेल को के मूवमेंट को इजी बनाते हैं, बिकॉज स्पर्म सेल्स आर मोटाइल इन नेचर, दे हैव टू मूव, तो उसके मूवमेंट को इजी बनाते हैं। और दूसरा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द पैसेज। जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनको न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे पहले ओवरीज और उसके बाद यूट्रस। तो ओवरीज क्या होते हैं? ओवरीज में जो प्रोडक्शन होता है, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन किसमें होता था? मेल में किसमें होता था? टेस्टिस में होता था। इसी तरीके से फीमेल्स में जो एग का प्रोडक्शन होता है, यानी जो फीमेल जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, वो किसमें होता है? ओवरीज में होता है। यानी ओवरीज जो है एवरी मंथ एग सेल को प्रोड्यूस करती हैं इन फीमेल्स। ठीक है, और क्या करती हैं और क्या फंक्शन होता है? ओवरी, जैसे वहां पे क्या होता था? स्पर्म्स क्या करते थे? जो टेस्टिस होते थे, टेस्टिस क्या करते थे? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते थे, यानी एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते थे, जो कि मेल हार्मोन होता था। यहाँ पे क्या होता है? ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब ये फीमेल हार्मोन्स का भी क्या काम है? ये फीमेल हार्मोन्स भी सबसे पहले हेल्प करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एग में, यानी एग्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। और दूसरा काम होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स को कंट्रोल करते हैं। यानी फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी ब्रॉडनिंग ऑफ हिप हो गया, या फिर हेयर एंड प्यूबिक रीजन हो गया, या फिर वॉइस बिकम्स शिल्ड है, ये सारे जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देख लेते हैं सेकेंड क्या है? यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस लिए होता है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होता है, इलास्टिक क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इन द यूट्रस ही होता है, तो इट हैज टू स्ट्रेच, दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम आपको भी इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, आपको ये ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी लेबल कर रखा है, ये समझते हैं कि ओवरीज से यहाँ पे एग प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा? इट इज कैरिड थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से कैरी करके इसको ले जाया जाएगा यूट्रस तक। तो यहाँ पे जब फेलोपियन ट्यूब से ड्यूरिंग इट्स जर्नी ये यहाँ पे अगर एनकाउंटर करता है, सपोजिटली यहाँ पे एनकाउंटर करता है स्पर्म सेल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। What is fertilization? Fusion of male and female gametes.
तो फीमेल गैमेट ऑलरेडी है, अगर मेल गैमेट यहाँ पे एनकाउंटर होता है तो क्या होगा, फिर दोनों फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेल प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेल कहां से जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है। फेलोपियन ट्यूब को और भी क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी यहाँ पे बता दिया, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ये याद रखना है। क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इट हैज टू गो टू द यूट्रस, किस चीज के लिए, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो अब क्या होगा, जाइगोट फर्दर रिपीटेडली डिवाइड होगा और डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो को अटैच होना है टू द वॉल ऑफ द यूट्रस सो दैट इट कैन गेट इट्स न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, वॉल में ब्लड वेसल्स होते हैं। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस यानी वॉल ऑफ द यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और इसी के थ्रू जो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, वो फीटस में कन्वर्ट होता है। तो अब देख लेते हैं इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन लिखेंगे कैसे अगर एग्जाम में आता है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन इट इज द प्रोसेस in which it is the process in which the fertilized egg gets embedded into the wall of the uterus, यानी यूट्रस की वॉल में क्या हो जाता है, वहां पे इम्प्लांट हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद अब यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डेवलप होगा और फिटस में कन्वर्ट होगा, इसको पूरा न्यूट्रिशन यहाँ से मिलेगा। ये अगर समझ आ गया है तो अब देख लेते हैं कि प्लासेंटा की डेफिनेशन किस तरह से लिखनी होगी। प्लासेंटा बेसिकली एक टिश्यू है जो कि मदर के ब्लड से जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या फंक्शन है। प्लासेंटा होता क्या है, प्लासेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, विलाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है, विली भी बोला जाता है, कुछ लोग विली प्रोनाउंस करते हैं इसको, कुछ लोग विलाई प्रोनाउंस करते हैं। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर एक प्लेन सरफेस है और इसी प्लेन सरफेस को फोल्डेड बना दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो विलाई होता है ये हेल्प करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन हो सके बाय द एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स ब्लड, यानी मदर के ब्लड से एम्ब्रियो जो है आसानी से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाता है। ओके, ये समझ आ गया है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसी पार्ट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी हमने देखा कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तो फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्लासेंटा का कंसेप्ट पढ़ा और ये सारी चीजें हमने सब समझी कि एम्ब्रियो फीटस में कैसे डेवलप होगा। बट व्हाट इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अगर एग को स्पर्म सेल नहीं मिलता है एंड इट डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि जो यूट्रस है इट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड एवरी मंथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बट अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लें, इसको नोट डाउन कर लें, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें पॉज करके। तो यहाँ पे एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड भी पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन ये भी पूछा जा सकता है। दोनों का आपको आंसर सेम ही लिखना है, ये समझकर दोनों का आंसर सेम ही है। तो क्या होता है, जब पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एग इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज एवरी मंथ, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। अब एवरी मंथ क्योंकि एग प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए फिर यूट्रस भी इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू गेट द फर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज्ड एग उसके पास आने वाला है, इसलिए अपने आप को रेडी करता है। तो यूट्रस कैसे रेडी करता है, इट गेट्स स्पॉन्जी, इट गेट्स थिकेंड, द लाइनिंग गेट्स थिकेंड, यानी लाइनिंग जो है तो थिक हो जाती है। किससे थिक होती है, ब्लड वेसल्स से, उसमें ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, सो दैट अगर एम्ब्रियो को डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो ब्लड वेसल्स जो है ब्लड प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियो को। पर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, एम्ब्रियो आया नहीं, डेवलपमेंट होना नहीं है, तो अब उस ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं है।
तो उसमें केस में क्या होते हैं, फिर वो जो एग होता है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो एक दिन के लिए रहता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कि दिन के लिए, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो एक दिन के लिए रहता है। अब क्या होगा, क्योंकि वो फर्टिलाइज होके नहीं गया है यूट्रस के पास, तो अब क्या होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग है इट विल रप्चर, वो ब्रेक हो जाएगी और उससे जो ब्लड है, जो म्यूकस है, वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर मेंस्ट्रुएशन पूछा जाए, दोनों में आंसर सेम ही रहेगा। आई होप ये वाला समझ में आ गया है। यहाँ पे हमने हमारा जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।